ओके चलो, तो मेरे प्यारे जैगवार्स आगे बढ़ते हैं। तो मैंने पिछला लेक्चर इसलिए रोक दिया था क्योंकि थोड़ा बड़ा हो गया था ना, तो मैं ये सोच रहा था कि हम लोग एक काम करते हैं, SN1 मैकेनिज्म को अगले लेक्चर में ले लेते हैं। तो हम लोग SN1 को अगले लेक्चर में, आज के लेक्चर में शुरू करेंगे। तो मैं अभी आप लोगों को SN2 समझा रहा था। SN2 के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस आप लोग और लिख लो। क्या लिखोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट? कि जो आपका SN2 मैकेनिज्म होता है ना, इज बेसिकली सपोर्टेड बाय एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे सॉल्वेंट जिससे कि H पॉजिटिव आयन ना रिलीज होता हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा वाटर, आप सभी लोग जानते हैं कि वाटर में से H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन निकल जाते हैं। तो ये आपका प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर आ जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? दिस विल बिकम योर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? यस और नो? मेरे को थोड़ा सा इसके बारे में बताओ कि ये चीज क्या आप लोगों को बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही है? ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई परेशानी? क्लियर? तो हम लोगों को यहां पर ध्यान रखना है कि SN2 मैकेनिज्म में अगर ऐसा कोई सॉल्वेंट दिख रहा हो जिसमें से प्रोटॉन नहीं निकल रहा हो, जैसे तुम्हारा एग्जांपल बताऊं मैं, कार्बन डाइसल्फाइड या तुम्हारा क्लोरोफॉर्म या तुम्हारा टॉल्विन, ये सब तुम्हारे ऐसे सॉल्वेंट है जो प्रोटॉन रिलीज नहीं करते, तो वो इस कंडीशन के अंदर आ जाएंगे। ये पिछली बात हमारी करनी रह गई थी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पॉइंट आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। स्टार बनाकर इसको अपने नोट्स में लिख लो शानदार तरीके से, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड अब हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने यहां पर SN2 मैकेनिज्म शुरू कर दिया था। अब हम यहां पर स्टार्ट करेंगे, स्टार बनाकर बढ़िया तरीके से सुंदर राइटिंग में लिखेंगे SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म। देखो तुमको एक बड़ा बढ़िया गुरु मंत्र देता हूं SN1 मैकेनिज्म को पहचानने का। रेडी है सब लोग इस चीज को करने के लिए? ओके, सबसे पहले SN1 मैकेनिज्म के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये बेसिकली एक 2 स्टेप प्रोसेस है जिसमें कि जो फर्स्ट स्टेप होती है वो आयोनाइजेशन वाली होती है। आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस, जिसमें आपका फॉर्मेशन ऑफ केटायन होगा, एंड दूसरा इज द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द केटायन। आपका जो केटायन फॉर्म हुआ है उस पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब गाइस यहां पर एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि टेक्निकली केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स, ये एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। दिस इज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सर व्हाट डू यू मीन बाय यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन? अभी आपको 2 मिनट में समझ में आने वाला है। तो टेक्निकली इस रिएक्शन के अंदर, इस मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, मान लीजिए आपके पास में एक अल्काइल हैलाइड है। मान लीजिए आप लोगों के पास में एक अल्काइल हैलाइड है। इस अल्काइल हैलाइड के अंदर हम लोग क्या डालते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसा मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही इस लेक्चर की शुरुआत में यह बता दिया था कि SN2 मैकेनिज्म के अंदर एप्रोटिक सॉल्वेंट की इस्तेमाल करना पड़ता है। पोलर हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो एप्रोटिक होने चाहिए। एंड एप्रोटिक का मतलब होता है जो नॉन प्रोटॉन गिवर्स होते हैं। लेकिन यहां पर आपके प्रोटिक सॉल्वेंट, यानी कि आप चाहें तो यहां पर वाटर डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहां पर आप लोग एसिटिक एसिड डाल सकते हैं। आप देखो इन सब में से प्रोटॉन निकलता है। आप मुझे बताओ कि क्या तुमको दिख रहा है कि इन सब में से प्रोटॉन निकल सकता है? आप इसमें मेथेनॉल डाल दो, आप इसमें एथेनॉल डाल दो, आप इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज डाल दो जिसमें से प्रोटॉन निकलता हो तो मजा आ जाएगा। सर वो एप्रोटिक में क्या होगा? तुम्हारा कोई कीटोन
CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 कीटोन, उसमें से प्रोटॉन निकलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो ए प्रोटिक में आ गया। कोई एल्डिहाइड डाल दो, मीथेनॉल डाल दो, इथेनॉल डाल दो, इथेनॉल में से प्रोटॉन थोड़ी निकलता है, तो वो उधर आ जाएगा। समझ रहे बात को? ये आपके ऊपर अब डिपेंड कर रहा है कि आप इसको कैसे तोड़ते हैं चीज को। तो ये आपको चीज समझ में आ गई। तो यहां पर हम लोगों ने प्रोटिक सॉल्वेंट डाला। अब ये मदद क्या करेगा समझना, वाई द प्रोटिक सॉल्वेंट आर यूज्ड, क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट से क्या होगा, बिकॉज H प्लस आयन इज रिलीज्ड, H प्लस आयन इज रिलीज्ड फ्रॉम द सॉल्वेंट। क्या मेरी बात समझ रहे? सॉल्वेंट में से H प्लस आयन रिलीज होगा, ये H प्लस आयन क्या करेगा, विच हेल्प्स टू आयोनाइज विच हेल्प्स टू आयोनाइज दी RX। ये प्रोटॉन आकर इस हेलोजन को बोलेगा टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12, ये इसके साथ बाहर निकल जाएगा। तो ये R पॉजिटिव बच जाएगा और ये X नेगेटिव बाहर आ जाएगा। अभी टेम्पोररीली ये X और ये H मिलकर HX बना लेंगे, टेम्पोररीली। फिर बाद में क्या होगा, दिस इज योर स्टेप नंबर 1, दिस इज योर स्टेप नंबर 1। एंड मैं आपको बता दूं, दिस स्टेप इज अ स्लो स्टेप। सर स्लो स्टेप क्यों है? देखो, क्योंकि तुम्हारे पहले प्रोटॉन निकलेगा सॉल्वेंट में से, वो प्रोटॉन जाकर अप्रोच करेगा इस हेलाइड आयन को, इस हेलाइड आयन को अपने साथ लेकर इस बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा, विच इज सपोज टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोलर बॉन्ड। जब ये बॉन्ड टूटेगा, टूटने के बाद ये दोनों अलग अलग होंगे, तो इतने मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए टाइम, एनर्जी सब लगेगा। तो इसीलिए ये थोड़ा कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस होगा, और जो प्रोसेस स्लो होती है इसीलिए ऐसी प्रोसेस को हमेशा RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर भी काउंट किया जाता है। दिस इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई? अब क्या होगा, अब आपके पास में ये R पॉजिटिव स्टेप नंबर 2 में अब आपका ये R पॉजिटिव वेला बैठा है। अब यहां पर जो भी न्यूक्लियोफाइल एनवायरनमेंट में मौजूद होगा वो आकर सीधे इसमें घुस जाएगा और ये तुम्हारा कंपाउंड बना लेगा। दिस इज योर स्टेप नंबर 2 विच इज अ वेरी फास्ट स्टेप। अब यहां पर इस केमिकल रिएक्शन को केमिकल काइनेटिक्स ने यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोला? यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब सबको पता है कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें की रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन केवल एक रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, और वो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप केवल और केवल आपके अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर द रेट इज डिपेंडेंट, द रेट इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX। जितना ज्यादा RX होगा उतनी ज्यादा स्टेप बढ़ेगी, उतनी ज्यादा रिएक्शन जल्दी होगी, उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। लेकिन न्यूक्लियोफाइल के अमाउंट पर केमिकल रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगी। नो डिपेंडेंसी ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहां पर इंपॉर्टेंस ही नहीं रख रहा है, क्योंकि पहले स्टेप में तुम्हारा अल्काइल हैलाइड बन चुका है, अल्काइल हैलाइड टूट चुका है, आपका एक कार्बोकेटायन बन चुका है, आपके अल्काइल ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब उस पर अगर न्यूक्लियोफाइल आकर सीधा अटैक करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं तुम लोगों को, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एक छोटी सी चीज समझने। जैसे मान लो तुम्हारे पास में CH3 CH2I है, यहां पर हमने प्रोटिक सॉल्वेंट के तौर पर CH3 CH2OH डाला, इससे प्रोटॉन निकला, इसके प्रोटॉन ने इस HI को लेकर खुद से अलग कर लिया और यहां पर बन गया CH3 CH2 पॉजिटिव। ये तुम्हारी स्टेप नंबर 1 हो गई। अब ये स्टेप नंबर 2 में CH3 CH2 पॉजिटिव के सामने मान लो मैंने डाल दिया NaOH। अब ये NaOH में से क्या होगा, ये OH इस सोडियम से अलग होगा, तो ये OH जाकर सीधे इस पर अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2OH। अब ये Na पॉजिटिव का क्या होगा,
ये Na पॉजिटिव इस HI को जो अभी इंटरमीडिएट के तौर पर बना है, ये उसको बोलेगा निकल, पहली फुर्सत में निकल। ये इसके आयोडीन को खुद के साथ जोड़कर अलग हो जाएगा। अब ये क्या बच रहा है यहां पर वापस से H पॉजिटिव। अब यहां पर H पॉजिटिव बच गया। अभी H पॉजिटिव क्या करेगा, ये किसी दूसरे इथाइल आयोडाइड के जीवन में आग लगाने फिर पहुंच जाएगा। फिर ये इसके साथ जोड़कर ये स्टेप करेगा, फिर ये स्टेप करेगा, ये फिर बन जाएगा, फिर ये किसी अल्काइल आयोडाइड की जिंदगी बर्बाद करने पहुंच जाएगा। तो ये एक तरीके से कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ये एक तरीके से रिएक्शन को प्रमोट करने का काम कर रहा है। इस रिएक्शन को क्या चीज समझ में आ गई, बढ़ाता रहेगा इस रिएक्शन को, ये कंटिन्यू करता रहेगा। तो क्या आप लोगों को ये पूरा पॉइंट समझ में आया? क्या हम लोगों को यहां पर इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई? नोट कर लिया? चलिए अब आइए हम इसको हाइब्रिडाइजेशन वाले पॉइंट की नजर से देखें। गाइस अनअकैडमी पे आ गया है, अनअकैडमी कंप्लीट। इसके अंदर क्या होता है कि आप ए 1-on-1 किसी स्टूडेंट के साथ compete कर सकते हैं ऑन द टर्म ऑफ द नॉलेज। तो गाइस अगर आप 9th-10th के स्टूडेंट हैं, अगर आप NTSC ओलंपियाड फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, अगर आप CBSE के स्टूडेंट हैं, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। इसके अंदर एक पर्टिकुलर सिलेबस दिया हुआ होता है और उसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 सेकंड्स का टाइम होगा और आपको लीडर बोर्ड पता चलेगा। तो आप अपना लेवल एक्चुअली चेक कर सकते हो। मैंने लिंक एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, रूल्स वगैरह सब उसके अंदर है, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। तो क्या होता होगा देखिए, आइए मेरे पास में यहां पर एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेकर चलता हूं। मेरे पास एक कार्बन, इससे एक R अटैच्ड इधर है, एक R डैश इधर अटैच्ड है, एक R डबल डैश इधर अटैच्ड है और इससे एक हेलोजन जुड़ा हुआ है। अब मैंने इसके सामने इसको मैंने डाल दिया आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर। जैसे मैंने इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डाला, उसके पहले मैंने देखा कि अभी मेरे कार्बन के पास में 4 सिंगल बॉन्ड है। मतलब राइट नाउ यहां पर मेरा कार्बन एक तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है। तो जैसे ये आयोनाइजेशन में एंटर करेगा, यहां पर आपका X नेगेटिव इसको छोड़कर बाहर जा चुका है। अब यहां पर केवल एक R दिख रहा है मुझे, एक R डैश दिख रहा है मुझे, एक R डबल डैश दिख रहा है मुझे। यहां पर क्या आप लोग समझ पाए कि क्या हुआ? यहां पर थोड़ा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1s तो ऐसा है कि शादी में आए फूफा जी कोई काम ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम यहां पर 2s और 2p की बात करें तो इस सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ देर पहले जब ये कंपाउंड बना हुआ था, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, यानी कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल सबने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया। लेकिन जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आया और इस हेलोजन ने इस कार्बन को धोखा दिया, तो इस कार्बन पर टेक्निकली पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये हेलोजन ने कार्बन के इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को लेकर भाग गया वो। तो अब टेक्निकली कार्बन के इस p ऑर्बिटल में, अब कार्बन के इस p ऑर्बिटल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। और एज पर हाइब्रिडाइजेशन रूल, हाइब्रिडाइजेशन के रूल के मुताबिक केवल वही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर पाएगा जिसके अंदर या तो एक इलेक्ट्रॉन हो या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो। अगर वो एम्प्टी है तो वह हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो अब यहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज होकर sp3 से sp2 हो जाएगा। तो यहां पर आपका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, इसकी ज्योमेट्री चेंज होकर ट्राइगोनल प्लेनर बन गई, और तो और इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो गया। अब सर इस वेकेंट p ऑर्बिटल का क्या, जो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में 1, 2 और 3 ऑर्बिटल गए, तो ये 3 ऑर्बिटल ने 3 नए ऑर्बिटल बनाए जिनका नाम है sp3। क्या आप जानते हैं कि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे तो 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल अंदर जाएंगे तो 4 नए बनेंगे, 5 अंदर जाएंगे तो 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे उतने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो यहां पर अब क्योंकि 1, 2 और 3 अंदर जा रहे हैं तो 3 नए sp2 ऑर्बिटल्स बनेंगे। sp2 ऐसे 3 नए आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिखाई दे रहे होंगे। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ने ये बॉन्डिंग कर ली sp2, एक हाइब्रिड ने ये बॉन्डिंग कर ली sp2,
और एक हाइब्रिड ने ये बॉन्डिंग कर ली sp2। क्या क्लियर हो गया? अब बस ये अनहाइब्रिडाइज्ड वैकेंट p ऑर्बिटल का गेम रह गया यहां पर। तो अब ये कैसे इंपैक्ट करेगा देखिए मैं आपको बताता हूं। अब ये किस तरीके से काम करेगा मैं आपको बताता हूं। ये pz ऑर्बिटल पड़ा रहेगा, खाली है, खाली है, बोलेगा मैं तो पड़ा रहूंगा, तो वो आकर यहां पर ऐसे बैठ जाएगा। ये देखो ये हो गया आपका वैकेंट p ऑर्बिटल। आप इसे नोट करें, इसे जितना नोट करेंगे उतना आपको एग्जाम टाइम पे याद रहेगा और उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आगे ऑर्गेनिक में नहीं पढ़नी पड़ेगी फिर ये सब बकवास चीजें, आगे सब क्लियर हो जाएगा तुमको। अब क्या हुआ, अब यही का यही टुकड़ा आपको यहां पर दिखाई देगा। ये रहा आपका कार्बन, ये रहा उसका वैकेंट p ऑर्बिटल, ये रहा उसका एक R, ये रहा उसका दूसरा R', यानी 2-3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए। कार्बन पर नो डाउट पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। अब आया तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल, ला रे ला ले ला ले ला, ओहो बेबी बेबी बेबी, सुंदर बेबी। अब ये न्यूक्लियोफाइल जिस पर केमिकल रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता है, इसकी क्वांटिटी पर कुछ डिपेंड नहीं करता, वो सब स्टेप नंबर 1 में हो गया है। यही तुम्हारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप थी, ये कंपैरेटिवली स्लो थी और जितनी भी जरूरत थी वो इस अल्काइल हैलाइड की थी। न्यूक्लियोफाइल पर कोई असर नहीं। लेकिन न्यूक्लियोफाइल बोलेगा अच्छा मैं अटैक कहां से करूं यार। न्यूक्लियोफाइल बोलेगा देखो अपने पास भी नेगेटिव चार्ज है, मतलब अपन भी कहीं से इलेक्ट्रॉन चुरा के लाए हैं, मतलब अपने पास में ये इलेक्ट्रॉन जो है ये चोरी का है, ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन अपना है व्हाइट कलर वाला, ये ऊपर वाला अपन चुरा के लाए हैं। तो अपने पास इलेक्ट्रॉन तो है, अपने को ये इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए घर चाहिए बाबा। जैसे मान लो आप एक मोबाइल चुरा कर लाए हो, लेकिन मोबाइल रखोगे क्या, क्योंकि तुम तो नीचे से नंगे पुंगे हो, तुम्हारे पास तो चड्डी पहन रखी है तुमने, तुमको एक जीन्स खरीदनी पड़ेगी ना जिसके जीन्स के पॉकेट में मोबाइल रख सको। तो तुम मोबाइल तो चुरा लाए हो, अब एक जीन्स की जरूरत है। सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन चुरा लाया है, वो इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए घर चाहिए, और कार्बन के पास में घर अवेलेबल है, कार्बन के पास में घर खाली है, बोलेगा आ जाओ बाबू, आओ फटाफट आ जाओ। तो ये न्यूक्लियोफाइल बोलेगा कहां आऊं, इधर वाले सेक्शन में आऊं या इधर वाले सेक्शन में आऊं। कार्बन बोलेगा बाबा घर तुम्हारा है, बाबा यू आर ब्यूटीफुल, कहीं से भी आ जाओ। तो ये न्यूक्लियोफाइल बोलेगा एक बार इधर से आऊंगा और कभी कभी इधर से आऊंगा, दोनों ही अपने हैं, एकदम मजा आता है। तो यहां पर जब कार्बन के इधर वाले लोब पर, यानी है तो ये दोनों लोब p ऑर्बिटल के, आपको पता है ना p ऑर्बिटल के 2 लोब होते हैं, ऐसा बाय लोब स्ट्रक्चर होता है p ऑर्बिटल। तो ये कार्बन का वो p ऑर्बिटल है जिसका इलेक्ट्रॉन ये हेलोजन चुरा के जा चुका है, तो अब ये खाली हो गया। तो ये खाली ऑर्बिटल के इस लोब और इस लोब किसी में भी इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। समझते हो ना इतनी बात? तो अगर इतना नहीं आ रहा है तो बेटा थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम कमजोर है, उसको देखना पड़ेगा हमको। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल इस पर जाकर अटैक अगर इस साइड से करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैच हो गया, और ये न्यूक्लियोफाइल जैसे ही यहां अटैच हुआ ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन वापस sp3 हो गया। और कभी कभी जब न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करेगा तो आपको न्यूक्लियोफाइल यहां अटैच्ड होता हुआ दिखाई देगा, और अब आप खुद देख पाएंगे कि यहां पर इन्वर्जन हो गया, यहां पर इन्वर्जन हो गया। याद करो SN2 में सिखाया था कि जब तुम्हारा आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल आपको मॉलिक्यूल के राइट साइड दिखे और उसके निकलने के बाद जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आए वो प्रोडक्ट के लेफ्ट साइड दिखे, तो इसे इन्वर्जन बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, जिस तरफ न्यूक्लियोफाइल आउटगोइंग लगा था उसी तरफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल लगा रहा है, इसे बोलते हैं रिटेंशन। तो टेक्निकली SN2 मैकेनिज्म में यहां पर सब लोग स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे कि इन SN1 mechanism, two types of product are seen. Two types of products are seen where one takes place by retention and other one by inversion। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात,
एक इस तरीके का प्रोडक्ट है और एक इस तरीके का प्रोडक्ट है। ऐसे प्रोडक्ट को भी मैं थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा अगले टॉपिक में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं और ऐसे मिक्सचर को रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, अभी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली कोई चीज नहीं पढ़ेंगे। पहले इतना देख लो, पहले जरा इतना देख लो। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अब यहां पर SN1 मैकेनिज्म डिपेंड किस पर करेगा? तो यहां पर जैसे मैंने आपको कहा था ब्रह्मास्त्र याद रखना, आपका SN1 मैकेनिज्म डिपेंड करेगा ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। SN1 मैकेनिज्म डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। आपका कैटायन कितना स्टेबल है, क्योंकि आप यहां पर स्टेप नंबर 1 में क्या कर रहे हो, आप यहां पर स्टेप नंबर 1 में कार्बोकैटायन बनाकर रख दे रहे हो। आप यहां पर स्टेप नंबर 1 में क्या कर रहे हो, आप इस कार्बोकैटायन को फॉर्म कर रहे हो। अब ये कार्बोकैटायन अगर बना और अनस्टेबल रहा तो बनते ही टूट जाएगा। तो जब ये बनेगा और न्यूक्लियोफाइल बोलेगा वाओ कार्बोकैटायन में आ रहा हूं तेरी तरफ, इतने में टूट गया, तो न्यूक्लियोफाइल बोलेगा है कहां गया, अभी तो यही था, किस पर अटैक करूं, चलो कहीं और चला जाता हूं। रिएक्शन नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर कार्बोकैटायन बना और वो स्टेबल बना और ये उसकी तरफ दौड़ा न्यूक्लियोफाइल की आज तेरे पे अटैक करूंगा, और कार्बोकैटायन है बोल रहा है आजा 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 आजा, और दोनों अटैक कर गए, दोनों एक दूसरे चिपक गए, तो प्रोडक्ट बन गया। तो कार्बोकैटायन तुम्हारा जितना स्टेबल होगा उतना ज्यादा अच्छा SN1 मैकेनिज्म होगा। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, जो हमारे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी शो करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में यहां पर एक बल्की ग्रुप होता है, लेट से यहां पर एक बल्की ग्रुप है, यहां पर भी एक बल्की ग्रुप है, यहां पर भी एक बल्की अल्काइल ग्रुप है, मैंने CH3 बनाया है, आप CH3 बना सकते हो, आप CH3 CH2 बना सकते हो, आप CH3 CH2 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 बना सकते हो, आप बेंजीन की रिंग लगा सकते हो। इन तीनों जगह में से कहीं पे भी कुछ भी लगा दो, मतलब टेक्निकली मैं चाहूं तो यहाँ R भी लिख सकता हूं, R इज कैन बी एनी अल्काइल ग्रुप। और यहां पर आ गया तुम्हारा हेलोजन। अब आप इमेजिन करो जैसे ये हेलोजन गया, हेलोजन जाते ही यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखो आपका टर्शियरी कार्बोकैटायन के इस पॉजिटिव चार्ज को बैकएंड में होल्ड करने के लिए एक बल्की ग्रुप, दो बल्की ग्रुप और तीन बल्की ग्रुप अवेलेबल है। तो दिस कार्बन विल गेट अ स्टेरिक सपोर्ट फ्रॉम द 3 बल्की ग्रुप। अच्छा, दूसरी एक बात मैंने आपको हमेशा बताई है, दीज बल्की ग्रुप्स, जैसे मैंने आपको बताया है हमेशा से, दैट दीज बल्की ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो अभी इन तीनों को एक फीलिंग आ रही है इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, गरीबों में बांटना चाहिए, देना चाहिए, और इस बीच कार्बन बोलता है पॉजिटिव हो गया, बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं, मैं पॉजिटिव कैसे जिंदा रहूं, हाय हाय। तो ये कार्बन बोलेगा अरे पगले ले थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन मेरा रख ले, ये बोलेगा अरे पगले तू भी मेरा इलेक्ट्रॉन भी थोड़ा सा रख, अरे पगले तू भी मेरा इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा रख। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसकी पॉजिटिविटी थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, और ऐसे करके कुछ टाइम पास हो जाता है, कुछ समय निकल जाता है, कुछ सेकेंड्स बीत जाते हैं, और ये उसको स्टेबलाइज कर देते हैं बोल के कि हमारा इलेक्ट्रॉन तेरा ही है, ले रख, थोड़ा सा उसकी तरफ खसका देते हैं। दूसरा ग्रुप बोलता है ले मेरा इलेक्ट्रॉन भी तेरा है, ले तू भी रख। तीसरा बोलेगा ले मेरा इलेक्ट्रॉन भी तेरा है, तू रख। ऐसे करते करते इस कैटायन को थोड़ा कंसोल कर देते, थोड़ा सा बेवकूफ बना देते हैं, और कुछ देर ये बेवकूफ बनता है, इतने में न्यूक्लियोफाइल आकर ढपाक से घुस जाता है, रिएक्शन हो जाती है। तो टर्शियरी अल्काइल ग्रुप बड़ा स्टेबल होता है। फिर टर्शियरी से थोड़ी कम स्टेबिलिटी, थोड़ी सी कम स्टेबिलिटी आपके सेकेंडरी की होती है, क्योंकि सेकेंडरी के अंदर क्या होता है आप लोग अब समझ ही गए हो, एक बल्कि ग्रुप कम हो गया, तो अब इस कार्बन को बेवकूफ बनाने के लिए दो ही लोग हैं। लेकिन जब आप प्राइमरी की तरफ बढ़ोगे तो अब ये कार्बन को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा,
क्योंकि इसके पास में केवल एक ही बल्कि ग्रुप है। और अगर आप मिथाइल वाले पर आ गए तो बेटा भूल ही जाओ, ये तो हाईली अनस्टेबल होता है। तो SN2 मैकेनिज्म जनरली आपको सेकेंडरी और टर्शरी करते हुए दिखाई देते हैं। ये जो दोनों होते हैं ये नेग्लिजिबल रिएक्शन शो करते हैं, दे शो नेग्लिजिबल रिएक्शन विथ SN1 मैकेनिज्म। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट और नॉट? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? तो अब आपको समझ में आया कि SN2 मैकेनिज्म मिथाइल और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड शो करेंगे और SN1 टर्शरी और सेकेंडरी शो करेंगे। अब आपको यह समझना पड़ेगा रिएक्शन के अंदर देखकर कि पहली बात कि अगर तुम्हारे रिएक्शन में पोलर सॉल्वेंट डाल दिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया, और दूसरा तुम्हारे कार्बन के अंदर जो अल्काइल हैलाइड है उसमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी नजर आ रही है, अगर ये दोनों चीजें ओके है, आंख बंद करके SN1 वाली रिएक्शन लिखना। लेकिन अगर तुम्हारे रिएक्शन के अंदर ए प्रोटिक सॉल्वेंट डाला हुआ है और अगर उसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो रहा है, अगर उसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम कब होगा? जब आपके कार्बन के पास में लेस बल्कि ग्रुप या अल्काइल ग्रुप्स रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन अगर ओके दिख रही है तो आप उसे SN2 में लेकर घुस जाना। क्या यह बात समझ में आई? क्या यह बात समझ में आई? अच्छा, एक चीज पर और डिपेंड करेगी SN1 मैकेनिज्म भी। SN1 मैकेनिज्म में अगर तुम्हारे अल्काइल ग्रुप सेम है, R R R R, अगर मैं इन तीनों चारों को, अगर मैं इन चारों को टर्शरी अल्काइल ग्रुप मानूं, मान लो कि ये सारे टर्शरी हैं, CH3 C CH3 CH3, मतलब ये ही ग्रुप इसमें 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 है। अगर इसमें इसके साथ में आयोडीन जुड़ा हुआ है, मतलब इधर आयोडीन है, वैसे इसमें ब्रोमीन है, मतलब CH3 C CH3 Br CH3, वैसे इसमें CH3 C CH3 CH3 Cl है, और वैसे इसमें CH3 C CH3 CH3 F है। तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर हो जाएगा वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा मैंने आपको SN1 में सिखाया था, क्योंकि यहां पर अल्काइल ग्रुप सेम है लेकिन हेलोजन डिफरेंट है, और हेलोजन के ऊपर अब डिपेंडेंसी आ जाएगी रिएक्शन करने की। और आप यहां पर देखो कि जो फ्लोरीन है वो कार्बन के साथ में एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसका साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, न्यूक्लियर पावर ज्यादा है। आयोडीन का साइज बड़ा है, न्यूक्लियर पावर कमजोर है, बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी, इसलिए कमजोर बॉन्ड बनेगा। आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो यहां पर कंपैरेटिवली एक वीक बॉन्ड दिखाई देगा एंड यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाई देगा। इस वजह से जो रिएक्टिविटी का रेट है वो फ्लोरीन की तरफ कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो बॉन्ड की डिसोसिएट करने की बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो होती है वो इंक्रीज हो रही है, इसलिए जो आपके रिएक्शन, इसलिए जो आपका SN1 रिएक्शन है वो घट रहा है। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, अब यहां पर एक बहुत बढ़िया सवाल आता है, तुम्हारे पास में एक अलाइलिक ग्रुप है, तुम्हारे पास में एक अलाइलिक हैलाइड है। अब सर अलाइलिक हैलाइड क्या होता है? याद करो, याद करो, अलाइलिक हैलाइड क्या होता है? अलाइलिक हैलाइड में आपका जो हेलोजन होता है वो एक ऐसे कार्बन से कनेक्टेड होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये देखो। लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बदले में एक ऐसे कार्बन से कनेक्टेड होता है जो ससुरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। समझ में आई बात मेरे प्यारे बच्चों को? ये अलाइलिक ग्रुप है। अब सवाल यह आता है कि ये SN2 में जाएगा कि SN1 में जाएगा। केस नंबर 1, अगर तुमने यहां पर नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया, यहां पर स्टार बनाकर एक पॉइंट लिख लेना, जेई नीट में फंसाता है आदमी तुमको।
अगर तुमने यहां पर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दिया, अगर गलती से कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट गिर गया, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट कैसा, जैसे बेंजीन, टॉल्वीन, मिथाइल, अपना कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अगर इस तरीके के नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दिए, जैसे कि टॉल्वीन, जैसे कि बेंजीन, जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस तरीके के अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दिए या एप्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया, तब तो क्या होगा, देन इट विल डेफिनेटली फॉलो SN2 मैकेनिज्म। मतलब उसके अंदर क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहां पर 2 हाइड्रोजन दिखेंगे और उसको एक ये बल्कि ग्रुप दिखेगा, तो वो बोलेगा अच्छा, मतलब यहां वाले केस में मेरा ये वाला कार्बन प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन क्या होता है, कार्बन जिससे एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, उसी कार्बन से 2 हाइड्रोजन है और एक बल्कि ग्रुप है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जाके पीछे से इस पर अटैक करेगा और ये हेलोजन को बाहर निकाल देगा, और इन्वर्जन रिएक्शन से आपको जो रिएक्टेंट आपको जो दिखेगा वो दिखेगा न्यूक्लियोफाइल कार्बन H CH डबल बॉन्ड CH2 और H, ये ऐसा बन जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको। लेकिन अगर आपने इसके अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया, अगर आपने इसके अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया तो क्या होगा, तो यहां पर यह रिएक्शन SN1 में घुस जाएगी। और अब यहां पर SN1 में घुस जाएगी, तो सर SN1 में घुसाने के लिए तो आपने तो हमें समझाया था कि सर आपका केटायन स्टेबल होना चाहिए। अब सर इस केटायन में देखो, क्योंकि ये कार्बन एक प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन पर इस प्रोटॉन को, इस पॉजिटिव चार्ज को संभालने के लिए केवल एक ही बल्कि ग्रुप है, तो मैं बोलूंगा नहीं, यहां पर रेजोनेंस काम कर रहा है। क्या आप लोगों ने रेजोनेंस के बारे में कुछ पढ़ा है? अगर नहीं तो एक बात ध्यान रखना, रेजोनेंस मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। मैं उस लेक्चर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एक बार जाकर जेई नीट लेवल का रेजोनेंस जो मैंने वहां पढ़ाया है, एक बार पढ़ के आना, फिर बताना कि सर मजा आया कि नहीं। वो रेजोनेंस आपको यहां पर क्लियरली दिख जाएगा। देखो, जब एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर या डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पर होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज फिर कुछ नहीं, फिर डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज फिर कुछ नहीं, डबल बॉन्ड, समझ में आई? नेगेटिव चार्ज फिर कुछ नहीं, सिंगल बॉन्ड, इसकी हमारी गिनती में नहीं है ये, फिर डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज कुछ नहीं, डबल बॉन्ड, लोन पेयर कुछ नहीं, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कुछ नहीं, डबल बॉन्ड, ये सब रेजोनेंस करने की ताकत रखते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होगा, यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होगा, और वो क्या होगा कि ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन बोलेगा देखो मेरा एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयर्ड है और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयर्ड है, लेकिन मेरा जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ये अभी एक पाई बॉन्ड बनाकर बैठा है, तो क्यों ना मैं अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखूं, लेकिन इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन उठाकर इस पॉजिटिवली चार्ज वाले कार्बन को दे दूं। तो अब कंडीशन क्या दिखने लगेगी, जरा ध्यान से देखना इसको, बड़े प्यार से देखना इसको। ये कार्बन तो ऐसा का ऐसा रहेगा, ये कार्बन भी ऐसा का ऐसा रहेगा, लेकिन इस कार्बन ने इस पड़ोसी कार्बन के इसके एक इलेक्ट्रॉन को उठा के, ये वाले इलेक्ट्रॉन को उठा के इसको दे दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन अब यहां आ गया, और इस चतरे ने, पट्टे ने अपने खुद के इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखा, तो इसके साथ डबल बॉन्ड बन गया। अब सर ये तो सेटिस्फाई हो गया, ये कार्बन जिसके पास में पहले केवल 3 बॉन्ड थे, 1, 2 और 3, अब तो ये 4 बॉन्ड दिखा रहा है,
सर मजा आ गया। तो लॉस किसका हो गया? लॉस इस गरीब कार्बन का हो गया, जिसका ये वाला इलेक्ट्रॉन अब इस कार्बन के पास में आ गया। तो नाउ दिस विल शो पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये लोग मिलके पता क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज को खेलेंगे। मतलब इमेजिन करो तुम्हारा घर है, तुम्हारे फ्रेंड का घर है और तुम्हारे एक फ्रेंड का घर है। तुम ऐसे 3 घर तुम्हारे दोस्तों के लाइन से लगे। तुम्हारे घर पे एक छोटा बच्चा आ गया। तुम्हारे मम्मी पापा ने बोला हम मूवी देखने आ रहे हैं, छोटे बच्चे का ध्यान रखना। तो तुमने क्या करा? कुछ देर छोटे बच्चे को अपने पास रखा, फिर छोटे बच्चे को पड़ोस में छोड़ा है, फिर पड़ोस में उस बच्चे का ध्यान रखा, फिर उसने उसके पड़ोस में बच्चे को दे दिया। फिर कुछ देर बाद वो तीसरे घर से आदमी आया, वो बच्चे को फिर तुम्हें दे गया। तो तुम्हारे मम्मी पापा को लग रहा है कि हम 3 घंटे की मूवी देखने गए तो मेरे बच्चे ने इस छोटे बच्चे को 3 घंटे संभाला। लेकिन तुमने कितने घंटे संभाला? तुमने घंटा संभाला, तुमने उसको 1 घंटे संभाला, बाकी 2 घंटे तो पड़ोसियों ने संभाला। तो वही केस यहां पर हो गया। देखने वालों को लग रहा है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस कार्बन पर है और ये कार्बन तो बेचारा प्राइमरी है, तो ये तो अनस्टेबल होगा। लेकिन भाई साहब यहां तो रेजोनेंस हो गया। यहां पर तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन ने इसको दे दिया, फिर कुछ देर बाद ये इसके पास आ जाएगा, फिर इसके पास आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज घूमेगा पहले तीसरे, पहले तीसरे, पहले तीसरे के बीच में। एंड देयरफॉर ऐसी कंडीशन में इनके पास में आ जाती है स्टेबिलिटी। रेजोनेंस की वजह से ये केटायन विल गेन स्टेबिलिटी। और फिर क्या होगा? इस वजह से देयरफॉर they will definitely show SN1 मैकेनिज्म। 100% ये SN1 मैकेनिज्म शो करेंगे। SN1 मैकेनिज्म शो करने में इनको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो अब इनका केटायन स्टेबल हो गया। अब क्या होगा? जैसे इन्वायरमेंट में न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो या तो इस पर अटैक कर देगा या तो इस पर अटैक कर देगा और बढ़िया आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अलाइलिक हैलाइड वाले केस में मोस्टली हमेशा SN1 ही दिखाई देता है। लेकिन कंडीशन ध्यान रखना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। अगर तुमने ए प्रोटिक या अगर तुमने नॉन पोलर सॉल्वेंट दे दिया, नीट वाले जेई वाले बहुत फंसाते हैं। बोर्ड वाले बेचारे शरीफ हैं, बोर्ड एग्जाम वाले बिल्कुल शरीफ है। वो अलाइलिक में तुम्हें पोलर वाला केस ही देंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम वालों को पता है कि तुम्हें केवल इतनी केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है कि तुम इस अलाइलिक वाले कार्बन को हेलोजन निकालने के बाद प्राइमरी केटायन समझो और बोलो कि सर प्राइमरी केटायन तो स्टेबल नहीं होता है, मतलब ये SN1 नहीं है, SN2 शो करेगा। और इतना पढ़ के आ जाओगे और काम खत्म हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को यह सिखाया जाएगा कि अलाइलिक हैलाइड में ये केटायन रेजोनेंस शो करेगा, इसलिए केटायन स्टेबल होता है। और इसीलिए देखने वालों को लगता है कि अलाइलिक हैलाइड तो SN2 रिएक्शन शो करेगा, अलाइलिक हैलाइड तो SN2 शो करेगा, लेकिन रियलिटी में वो SN1 शो कर रहा है। ये बोर्ड एग्जाम वाले पूछेंगे कि दिखने में अलाइलिक हैलाइड SN2 शो करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन करता SN1 है। लेकिन बोर्ड वाले से हट के अगर हम जेई और नीट में घुस जाएंगे तो वो लोग आपको क्या फंसाएंगे? वो ये फंसाएंगे कि तू तो ये पढ़ क्या आया है कि अलाइलिक SN1 शो करेगा। ले मैं यहां सॉल्वेंट बदल देता हूं, अब तू लगाएगा SN1 लेकिन आंसर निकलेगा SN2। तो ध्यान रखना, जो जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको उस लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत? अच्छा एक केस और देखें, बेंजाइल हैलाइड वाला एक केस और देखें जिसमें कि शक बन सकता है, शक हो सकता है। बेंजाइल हैलाइड। सर बेंजाइल हैलाइड वाला केस क्या होता है? मैं तो भूल गया, तुमको बेंजाइल पढ़ाया था, भूल जाना मत। अगर तुम भूल गए तो मेरा मुख्य खाने पड़ेंगे। ये तुम्हारा बेंजाइल क्लोराइड है। ये कंपाउंड तुम्हारा क्या कहलाएगा? बेंजाइल क्लोराइड। अब अगर आप सोचो कि सर अगर मैं इसको हेलोजन को निकाल दूं तो इस कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन है, पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहां पर आपका बेंजीन का रिंग हो गया और आपका Cl नेगेटिव बाहर हो गया। सर प्राइमरी कार्बोकेटायन बन रहा है, मतलब कार्बोकेटायन अनस्टेबल है। कार्बोकेटायन अनस्टेबल है मतलब ये SN1 में नहीं जाएगा, इसको SN2 करना पड़ेगा। और SN2 वाले के हिसाब से तुम सोचोगे तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है
ये बोलेगा ये कार्बन पर मुझे अटैक करना है, इसके पास में 2 छोटे छोटे ग्रुप है और केवल एक बल्कि ग्रुप है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो मैं पिछवाड़े से घुस जाता हूं और SN2 मैकेनिज्म शो कर देता हूं। लेकिन गाइस वही सवाल, अगर यहां पर तुम्हारे पास में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मौजूद है तो ध्यान रखना इस बात को, रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म में घुस जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम यहां पर देखो इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, देन ये कार्बन को छोड़ के ये कार्बन के पास में डबल बॉन्ड है, तो यहां पर भी रेजोनेंस होता हुआ दिखाई देगा। ये वाला जो कार्बन रहेगा ये इस वाले कार्बन के ये वाले इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा इस कार्बन को, तो यहां पर अब आपको नजर आएगा यहां पर इन दोनों कार्बन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड और ये कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर अगले वाले केस में क्या होगा, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के ये वाले इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा, तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर अगले वाले केस में क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है ये ऊपर वाले कार्बन के ये वाले इलेक्ट्रॉन को, ये तो अपने पास रखता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल बिकम CH2। तो यहां पर तो कितना शानदार रेजोनेंस चल रहा है। यहां पर इस एक छोटे बच्चों को संभालने के लिए एक कार्बन है, फिर एक कार्बन ये, फिर एक कार्बन ये, फिर एक कार्बन ये, 4 कार्बन है। यानी अब तुमको 25% टाइम ही एक पॉजिटिव चार्ज को अपने पास रखना है। कहां पहले आप 100% सोचे थे, 25% ही रखना है। तो यहां पर भी इस कार्बोकेटायन ने स्टेबिलिटी गेन कर ली, और स्टेबिलिटी गेन करने का मतलब है इट विल डेफिनेटली अंडरगो SN1 मैकेनिज्म, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन बस अगर तुमने नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया, इसमें भी अगर तुमने नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया तो भी यही केस होगा कि अब वो SN1 की जगह SN2 में चला जाएगा। तो यहां पर भी आप लिख लो, बट नॉट इन केस ऑफ नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स इट विल शो SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलो, तो अब हम लोग हमारे SN1 SN2 के एक बढ़िया वाले डिफरेंस को देख लेते हैं। That what is the major difference between SN1 and SN2 मैकेनिज्म। गाइस देखिए, SN1 मैकेनिज्म फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, क्योंकि SN1 रिएक्शन के अंदर पहली स्टेप में केवल कार्बोकेटायन बनता है और फिर सेकेंड स्टेप में उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो ये 2 स्टेप की रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में आपका कार्बोकेटायन का बनना और उसका स्टेबल होना डिपेंड करता है, तो यानी पूरी केमिकल रिएक्शन डिपेंड करेगी आपके अल्काइल हैलाइड पर, क्योंकि अल्काइल हैलाइड को ही कार्बोकेटायन में बनना है आगे जाके, तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। लेकिन SN2 सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स यूज करता है। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल पर और आपके अल्काइल हैलाइड पर दोनों पर रिएक्शन बराबरी से डिपेंडेंट होगी। SN2 रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर न्यूक्लियोफाइल को पका पकाया कार्बोकेटायन मिल रहा है, उसको जाकर बस उस पर अटैक करना है। लेकिन SN2 मैकेनिज्म में आपका न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग। अगर आपको मेरा पिछला लेक्चर याद होगा तो मैंने उसमें साफ साफ शब्दों में यह कहा था कि मैं एक ऐसे टर्म नहीं इस्तेमाल करूंगा जिसमें ऐसा कहा जाए कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, बल्कि हमने यूज किया था इनकमिंग एंड आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा मजबूत हो यह जरूरी नहीं है, और ये यहां पर आ भी गया। न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। कमजोर न्यूक्लियोफाइल भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है वाया SN1 मैकेनिज्म। SN2 में तो स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ होता है, वो पीछे से जाकर अटैक करता है और आगे वाले को निकाल देता है, तो उसकी जरूरत है। यहां पर आपके कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है, उतनी ज्यादा आपकी SN1 की रिएक्टिविटी होगी। लेकिन SN2 में कार्बोकेटायन का कोई रोल नहीं है। SN2 में तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस का काम है, यानी जिस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल पीछे से आकर अटैक कर रहा है उस कार्बन पर कई बहुत सारे बल्की ग्रुप तो नहीं है, सेकेंडरी या टर्शरी की तरह।
तो वो अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मिथाइल है यानी 3 हाइड्रोजन है या प्राइमरी है, एक अल्काइल ग्रुप है, तो फिर वो अटैक करेगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है। SN2, ओ माय गॉड, हमारा माइक हिल गया। लेट मी चेक, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ऑडियो नहीं चला गया हो, जस्ट वेट। हेलो। देखो, जब तुम्हारे ग्रह भाव अच्छे नहीं होते ना, सब तरफ से लोग आपकी 12 बजा देते हैं। तो सब तरफ से 12 तो बजी रही थी, मैं अपनी खुद की भी वाट लगा रहा हूँ। देखो मैं अपने हाथ, अपने पैर से अपने माइक के वायर मेरे पैर में इंटेंगल हो गया और मैं आगे बढ़ा तो ऐसा हिस्सा कि पूरा लैपटॉप, पूरा वो माइक का सेटअप, हार्ड डिस्क सब इधर खसक गई। वो तो थैंकफुली माइक वर्क कर रहा है, बट मुझे लगता नहीं कि अब इसकी उम्र ज़्यादा बची है। मेरे को हर हफ्ते नया माइक लगता है। ये पता नहीं माइक की समस्या कैसे ख़त्म करते हैं बाकी लोग। मेरा तो माइक हर 7 दिन 8 दिन में ख़त्म हो जाता है, पता नहीं क्या है। चलो अब थोड़ा ध्यान रख के पढ़ेंगे। SN1 मैकेनिज्म मल्टीपल स्टेप में होता है, 2 स्टेप में। SN1 एक स्टेप में हो जाता है। हाँ, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट जरूर आती है, लेकिन वो ट्रांजिशन स्टेट कुछ सेकेंड्स में ही टूट जाती है, तो हम उसको सिंगल स्टेप कंटिन्यू करेंगे। गुड आयोनाइजिंग सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। SN1 के अंदर मैंने कहा था पोलर सॉल्वेंट की जरूरत होती है, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट में से, प्रोटिक सॉल्वेंट में से H+ निकलेगा। वो H+ आयोनाइजेशन करने में मदद करेगा, तभी तो केटायन और एनायन अलग होंगे स्टेप 1 में, और फिर स्टेप 2 में वो केटायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहां पर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करेंगे, यानी ऐसे सॉल्वेंट जिनमें प्रोटॉन रिलीज ना हो वो भी इसके अंदर काम करेंगे। तो ये तो आपको अभी अभी मैंने वो चीज समझाया था। नाउ इट इन्वॉल्व्स रेसिमाइजेशन। सॉरी, रेसिमाइजेशन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आपको सिखा रखा है जिसमें इन्वर्जन भी दिखे एंड रिटेंशन भी दिखे, अभी तो पढ़ाया। और मैंने कहा था कि मैं आपको एक टर्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिखाने के बाद बताऊंगा, वो रेसिमाइजेशन थी। कि रेसिमाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, हम बाद में सीखेंगे। अभी बस ये समझ लो कि SN1 के अंदर रिटेंशन भी हो सकता है, यानी न्यूक्लियोफाइल जिस साइड है वहां पर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल यानी नया न्यूक्लियोफाइल पे अटैच हो जाए, या उसके अपोजिट साइड हो जाए। लेकिन SN2 के अंदर तो हमेशा इन्वर्जन होगा, यानी अगर आपका न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड है तो नया न्यूक्लियोफाइल राइट में लगेगा, अगर पुराना न्यूक्लियोफाइल राइट में तो नया न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट में लगेगा। इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, इसके अंदर कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, यानी न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड में लगेगा, मतलब लगेगा नया न्यूक्लियोफाइल पुराने न्यूक्लियोफाइल के अपोजिट ही लगेगा। यहां नया न्यूक्लियोफाइल पुराने न्यूक्लियोफाइल की जगह भी लग सकता है और अपोजिट साइड भी लग सकता है। इसमें इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता। सर इसमें इंटरमीडिएट कैसे इन्वॉल्व होता है? तुम्हारा प्रोटिक सॉल्वेंट, तुम्हारे प्रोटिक सॉल्वेंट याद करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक रिएक्शन अपने हाथों से लिखकर बताई थी, सिर्फ आपको इमेजिन करवाने के लिए ये वाली। अब ये वाली रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट नहीं है तो क्या है? ये इंटरमीडिएट नहीं है तो क्या है? जो बाद में वापस टूट के प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। टेक्निकली प्रोडक्ट तो आपको क्या दिख रहा है? टेक्निकली ये रिएक्शन कैसी दिख रही होगी आपको? CH3CH2I प्लस NaOH से बन रहा है NaI प्लस CH3CH2OH। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को आप ऐसा लिखोगे, लेकिन ये HI का बनना ये तो दिखता ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये इंटरमीडिएट होता है। ये रिएक्शन लिखने वालों को दिखाई नहीं देता, करने वालों को समझ में आता है। तो यहां पर क्योंकि आप एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हो, उसका प्रोटॉन हमारी मदद करता है इनको आयोनाइज करने में। तो जब ये आयोनाइज होगा तो ये आपको बनता हो तो डेफिनेटली दिखाई देगा। समझ में आ रही बात? लेकिन आपके SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, बस वो ट्रांजिशन स्टेट आती है, वो सेकेंड्स में टूट जाती है। तो गाइज ये आपका SN1 एंड SN2 यहां पर मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। अब आप लोग NCERT के अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म के पहले जो 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको 1 मिनट देख के बता देता हूं कि वो एग्जाम्पल्स कौन से वाले हैं। आपको वो एग्जाम्पल्स करने हैं। अरे वाल कीचे उल्ला ला 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 रे, वाल कीचे उल्ला ला रे, वाल कीचे
ये एग्जाम्पल 10.6, एग्जाम्पल 10.7 ये आपको करना है बढ़िया तरीके से। और फिर हम लोग कल की क्लास से स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स की तरफ चलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी। यानी कल से हम लोग एक्चुअली स्टीरियो केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद, मतलब बड़ा टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री, एक बार में पूरा नहीं होगा। देखो आप, काफी बड़ा टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है। फिर देखो स्टीरियो के बाद इन्होंने एलिमिनेशन पर इतना फोकस नहीं किया है, ये जरा सा पढ़ के बता दिया, लेकिन हम एलिमिनेशन को थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टीरियो केमिस्ट्री लगभग 2 लेक्चर लगेंगे मेरे को, फिर 1 लेक्चर लगेगा एलिमिनेशन में, 1 लेक्चर लगेगा रिएक्शन विद मेटल में और हेलो अरीन्स की प्रॉपर्टीज समझने में, और मतलब 4 और 1 5 लेक्चर मिनिमम और समझो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के। ठीक है, चलिए बाय बाय।